नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पटना पुलिस ने 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पटना से बिहटा में बालू माफियाओं से पैसे लेने के संबंध रखने के आरोप में 4 होमगार्ड के जवान, एक चौकीदार और थाने के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके संपत्ति की जांच के लिए पटना पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई को लिखा है। इस मामले में कई और लोग शामिल हैं, जिसमें कई बालू माफिया भी हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पटना पुलिस ने पटना में बड़े एटीएम काटने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ड्रिल मशीन और कई औजार बरामद किए गए हैं। यह पटना में कई एटीएम काट चुके हैं और 4 एटीएम हाल के दिनों में इन्होंने काटे थे। पटना पुलिस ने दीदारगंज में कल एक युवक का गर्दन कटा हुआ शव बरामद किया था। उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए युवक की पत्नी और 2 उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की पत्नी के साथ एक युवक अवैध संबंध था। इसी मामले में पत्नी ने षड्यंत्र रचा और तीनों ने मिलकर गर्दन काटकर युवक की हत्या कर दी। पटना पुलिस ने शास्त्री नगर में टीचर के अपहरण के मामले का बड़ा खुलासा किया है। पटना के एसएसपी ने बताया है कि इस मामले में टीचर का दोस्त चंदन, जो मास्टरमाइंड है, उसने कोचिंग के पैसे के विवाद में अनिकेत का पहन कर आया था। इस अपहरण में 2 छात्र भी शामिल थे। सभी की गिरफ्तारी हो गई है। एक अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। इस मामले में पटना पुलिस का कहना है कि शुरू में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन बाद में वह फिरौती 5 लाख कर दी गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर और डीएसपी ने रूप बदलकर पूरे मामले का खुलासा किया है। लिए हम आप पीसी कर रहे हैं। सबसे पहला मामला जो है कि आप जानते होंगे कि एटीएम का एक गिरोह चल रहा था। इन्होंने विगत 2 महीना 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों के, पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम को काटने का प्रयास किया था। हालांकि अलग चीज़ है कि किसी में भी ये सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले इन लोगों ने केस किया था, प्रयास किया था शास्त्री नगर थाना में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 14-15 दिसंबर की रात्रि को 2021 में। उसके बाद 27 और 28 जनवरी की रात्रि को कोतवाली थाना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के ऊपर उन्होंने अटैम्प्ट लिया था। 29 और 30 की रात्रि को दीघा थाना क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया था। और 3 और 4 फरवरी की रात्रि को कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम, जो कि गौ थाना क्षेत्र है, इन लोगों ने क्षतिग्रस्त करके वहाँ से पैसा निकालने का प्रयास किया था। हालांकि क्योंकि अब हम लोग की गश्ती रहती है, डॉक्टर मोबाइल रहते हैं, तो तुरंत सूचना हो गई थी कि किसी भी प्रयास होता है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक घटना कर रहे थे, एकदम डेस्परेट थे। तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों ने सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में उसका गठन किया, जिसमें एसडीपी गवर्नर, एसडीपी सचिवाल ने सभी लोग शामिल थे। एसएचओ दीघा थे और अन्य हमारे एसआईओ डायल 100 की टीम थी। तो पूर्ण रूप से तकनीकी अनुसंधान पर जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर ये केस खुला। इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौशल चौधरी और संतोष कुमार सोनी। ये दोनों, जो कौशल चौधरी है, ये रहने वाला है सिवान ज़िला का बड़हरिया थाना का, और जो संतोष कुमार सोनी है मूल रूप से मीरगंज थाना गोपालगंज का रहने वाला है। लेकिन दोनों वर्तमान में यहाँ पे रेंट के अपार्टमेंट में बिहार कुंज अपार्टमेंट पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास रहते हैं। इनके साथ 2 साथी और हैं जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। तो ये लोग काफ़ी कुख्यात रहे हुए हैं। जो संतोष कुमार सोनी है, इसका पूर्व में भी गोपालगंज, पटना में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो कौशल चौधरी है, गोपालगंज, सिवान और पटना सभी में इसका आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। कौशल चौधरी 7 केसेस में वांटेड है, संतोष कुमार सोनी 5 केसेस में ये इन्वॉल्व है। तो जब इनकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है पाटलिपुत्रा स्टेशन के बगल से, तो जो ये ड्रिल का मशीन है, जो भी इनके औजार हैं, जिससे ये लोग एटीएम को, और ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे इसमें, और ये सर यूट्यूब के माध्यम से सीखते थे, और जो पहले गैंग गए हुए इनकी जेल में इन लोगों का संपर्क था। तो सब औजार भी इनके रिकवर हुए हैं और इन लोगों ने अपना सारा कन्फेशन भी किया। इस मामले में 2 लोग जेल जा रहे हैं, और बाकी जो शेष और इनके साथ इन्वॉल्व उनकी पहचान हो चुकी है, और गिरफ्तारी के लिए हम लोगों की टीम निकल चुकी है, जिनका अनुसंधान के उसमें भी हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सफलता है, क्योंकि इन लोगों ने बैक टू बैक 1.5 महीने में 4 एटीएम्स के ऊपर प्रयास किया था, और सभी एटीएम्स में भारी मात्रा में कैश था।
की गई है। तो क्या इस गिरोह के जो और सरगना है या सदस्य हैं और भी लगता है आपको कि और जिलों में बिल्कुल, क्योंकि इनमें से कोई भी पटना का मूल रूप से निवासी नहीं है। बाकी भी जो 2 लोगों का नाम आया है वो पटना ज़िला के रहने वाले नहीं थे। ये रह रहे पटना में थे, टेम्परेरी रूप से रेंट पे रह रहे थे और इनमें से 3 का तो बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है। जैसे जितनी भी घटनाएँ जहाँ पे भी हुई हैं, हम लोग इनका जो ब्यौरा है उनको हम लोग साझा कर रहे हैं संबंधित सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, और इनका जो फ़ोन भी हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ पे रहा है। जहाँ पे घटनाओं के साथ मैच होगा तो संबंधित थाना को हम लोग सूचित करके उनका रिमांड उन केसेस में भी करवाएंगे। तब इनका और सघन पूछताछ हम लोग करवा रहे हैं। सर, एटीएम लूट की घटना में जो इतने सामान बरामद हुए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा सामान है जो कि एटीएम लूट की घटना में ऐसे सामान का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें ये ज़्यादातर ड्रिल मशीन्स का ही यूज़ करते थे। इनका जो ये था, क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड गैंग हो गया था, ठीक है। इन लोगों का मेन था कि एटीएम को ड्रिल से ही काट के पूरे का पूरा एटीएम को ही हम लोग कबाड़ के ले जाएंगे। तो ये सब औजार इन्होंने रखे हुए थे और इसके अलावा भी हम लोग और भी पूछताछ किए हैं, क्योंकि ये लोग पहले आमजा के केस में भी जेल जा चुका है, लूट के केसेस में भी जेल जा चुका है, और ये सब बरामदगी हुई इनके अपार्टमेंट से ही हुई। सर, अंकित मामले में कितने की डिमांड किया गया था अपहरणकर्ता पहले 6 लाख का डिमांड किया गया था, उसके बाद उसके पिताजी के 2 लाख तक हो गया था, लेकिन जब तक कोई पैसे का एक्सचेंज होता तब तक वो रिकवर हो चुका था। तो कोई भी पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है। और इसमें ये भी पता चला है कि उसने काफ़ी पैसा सट्टेबाजी में हारा है और चंदन का काफ़ी पैसा भी उसने अपने पास रखा हुआ था। तो मेन मामला वही था। शुरू में ये आया था मामला कि वो अपने पिता से जो है वो पैसा ठगने के लिए कर रहा है। वो इसलिए था क्योंकि 2012 में एग्जैक्टली सेम हुआ था। इसके बाद इसके साथ ही दूसरी बारी घटना हुई है। पहली बारी घटना में तो उसने खुद स्वीकार किया है कि उस वक्त भी ये सट्टे में पैसा हार गया था, आईपीएल में पैसा लगाता था। अभी भी ये मोबाइल का जो आजकल आईपीएल चलता है उसमें काफ़ी पैसा हार गया था। तो उसमें इसने खुद ही अपने आप को गायब कर लिया था और फिर 6,000 के 8,000 रुपये पिताजी से लिया था और फिर अपने आप हो गया। तो उसमें कोई केस प्रतिवेदित नहीं हुआ था 2012 की बात। लेकिन इस वाले में उसने खुद नहीं किया है। इस वाले में क्योंकि पैसे की उसने रखा हुआ था, इनको पैसा वो बार बार अनुरोध कर रहा था, नहीं दे रहे थे। तो इस बारी इन लोगों ने प्रॉपर साजिश करके उसको अपने पास किया। सर, दानापुर अनुमंडल में ड्रग्स का कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कई बार पकड़े भी गए हैं, लेकिन जो मुख्य सरगना है, जो मुख्य इनके जो कारोबारी हैं, वो हाथ नहीं लग पाते हैं। देखिए, कानून की प्रक्रिया ये है कि जो शराब और जो एनडीपीएस के मामले होते हैं, नारकोटिक्स के मामले होते हैं, जब तक रिकवरी नहीं होता है तब तक वो उसके कस्टडी नहीं लेते हैं। तो जैसे प्रमुख सरगना अगर तो कैजुअल कन्फेशन में नाम आता है, स्वीकारोकृत बयान के आधार पर नाम आता है, तो जब तक रिकवरी नहीं होती तो उनका कस्टडी कोर्ट देता नहीं। लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही। कल कंकरबाग में भी लोग पकड़े गए हैं। तो इस तरह के जो प्रमुख सरगना है, ठीक है, हमारे पास सूची होती है, सर्विलांस पे हम लोग रखते हैं और बहुत से लोग उसमें जो रिपीट काम करते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। लगातार हमारी नज़र रहती है। तीसरा अपहरण की घटना हुई, एक प्राइवेट कोचिंग का जो शिक्षक है, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, अंकित कुमार करके। अंकित कुमार मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन तकरीबन 15 साल से यहीं पर रह के पढ़ रहा है और उसके बाद कोचिंग चलाते हैं। तो उसका अपहरण की बात हुई थी, शास्त्री नगर थाना में उसका केस दर्ज हुआ था और उसी रात उसकी रिकवरी भी हो गई थी। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम को लेकर बहुत संदेह भी था, बहुत अलग अलग से वो था कि क्यों हुआ ये सब, और अंकित कुमार भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे कि इसके पीछे कारण क्या था। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, इसमें रैंसम की भी बात थी, पैसा भी मांगा गया। तो उसके पिताजी को फ़ोन करके उसी के ही फ़ोन से, जो अंकित कुमार अपहरित था, उसी के फ़ोन से तो पहले 6 लाख का डिमांड हुआ और उसके बाद कम होते होते 2 लाख तक डिमांड किया गया था। और इसकी जो रिकवरी थी वो तो 12 घंटे में ही कर ली गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पेशल टीम सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में इसका गठन किया, जिसमें एसटीपी सचिवालय, एसटीपी लॉ ऑर्डर, एसएचओ शास्त्री नगर, एसएचओ पाटलिपुत्र, एसआईओ डायल 100 का टीम हमारे पास था। तो जब हम लोगों ने इनका सारा एनालिसिस किया, मूवमेंट का, आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को देखा और फिर जब डीप इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि जो इसका प्रमुख साजिश करता है एक चंदन कुमार नाम का व्यक्ति। चंदन कुमार भी शिक्षक है। चंदन कुमार और अंकित पहले दोनों मिलके कोचिंग चलाते थे, प्रियादर्शनी कोचिंग करके कोचिंग चलाते थे। इसी के बीच में दोनों ने अपना पैसा लगाया था। चंदन कुमार जो कि मूल रूप से गया का रहने वाला है, टनकुप्पा का, वहाँ से उसने अपना ज़मीन बेच के इसमें पैसा लगाया था कोचिंग वाले को, और इसने भी कुछ अपना पैसा लगाया था। लेकिन उसके बाद दोनों में अनबन हो गया। ये जो अंकित कुमार है, पता चला कि सट्टाबाजी का काम भी करता था, उसमें भी इसका काफ़ी लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ। और ये बाद में जो इसने प्रॉमिस किया था कि हम लोग पार्टनरशिप में जितना पैसा इसको देना था रेंट के लिए और बाकी खर्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो ये नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसका तकरीबन 5 लाख रुपया फंसा हुआ था चंदन कुमार का। बार बार वो उसको अनुरोध कर रहा था देने के लिए, तो ये नहीं देता था उसको। इसी में ही इसने अपने जो एक्स स्टूडेंट, इसमें एक लड़का पकड़ा गया है शिवम कुमार करके, जो कि इन दोनों का स्टूडेंट रहा हुआ है।
अंकित कुमार का भी और चंदन कुमार का भी। तो इन लोगों ने उसको सेट किया और चंदन कुमार ने 2 और अपने परिचित सेट किया। एक का नाम मनीष है और एक का नाम दिवाकर है और एक का नाम नीतीश है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि शिवम का जो घर है उसी के घर से परता की बरामदगी हुई थी। उसके घर में मूल रूप से उसके पिता की डेथ हो गई है तो अपने ननिहाल में रहता है, और जो उसका पैतृक घर उसमें सिर्फ उसके दादाजी रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में, कि वो हम लोग घर सेट कर लेंगे, उसको जितना दिन भी रखना होगा, कोई भी आने रेजिडेंशियल एरिया है कोई भी शक नहीं करेगा। तो उसके बाद जो चंदन है, चंदन ने अपने जो बाकी सहयोगी उनसे कॉन्टैक्ट किया। इन लोगों ने OLX के माध्यम से पहले रूम सेट करवाया शिवम से, और उसके बाद जब ये चिन्हित हो गया कि उसको रखना कहाँ पे है, तो इन्होंने इसको बार बार फ़ोन किया कि हम लोग कोचिंग लेना चाहते हैं केमिस्ट्री की, तो आप हम लोगों को घर पर आके पढ़ा दीजिए। इसी में ही जो अंकित कुमार है वो 5 की रात्रि को अपनी स्कूटी से उनके घर गया रात के 7:30 बजे उनसे मिलने के लिए, कि स्टूडेंट्स हैं तो मिल लेता हूँ कि वो कितना जो भी आगे कितने स्टूडेंट्स हैं कितना पैसा देंगे। तो जैसे ही वो घर में घुसा, जो शिवम का घर उसके दादाजी का घर है, तो तुरंत उसको इन लोगों ने कैप्चर कर दिया, बांध दिया और उसको बाथरूम में बंद कर दिया। और उसके बाद उसी का ही स्कूटी लेके ये लोग निकल गए। उसी के फ़ोन से इन्होंने रैंसम मांगना शुरू किया उसके पिताजी से। लेकिन उनके पिताजी ने एक अच्छी हम लोगों को क्लू दी कि पहले लोगों ने बोला कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत हरामी है और हम लोगों को इतना पैसा फंसा हुआ है। तो जब हम लोगों ने फिर इसका गहन से अनुसंधान किया, उससे पूछा तो पता चला कि इसका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है। उसके बाद फिर जो शिवम लड़का है उसका जब हम लोगों ने इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि वैसे का स्टूडेंट रहा हुआ। तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर उसी के घर में कैसे वो बंद हो सकता है। फिर हम लोगों ने शिवम उसका गहन पूछताछ की, बाकी को पूछताछ किया तो वो टूट गया। तो वहाँ से पता चला कि इसमें जो मेन साजिश करता है चंदन है। चंदन ने ही 2 लड़के, जिसमें एक नीतीश कुमार है जिसके यहाँ से इसका स्कूटी रिकवर हुआ है, और एक मनीष कुमार है। मनीष कुमार मूल रूप से गोड्डा का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, उसको टीम लेके आ रही है। और जो इसका मोबाइल था जिससे वो रैंसम मांगा जा रहा था मनीष कुमार के यहाँ से मिल भी गया है। इस पूरे प्रकरण में कोई पैसा का एक्सचेंज नहीं हुआ था क्योंकि इसकी रिकवरी हो गई थी 12 घंटों में। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रमुख साजिश करता है चंदन कुमार, देन शिवम कुमार जिसके घर में इसको रखा गया था जो कि इसका स्टूडेंट भी है, और मनीष कुमार चौहान जो कि गोड्डा से गिरफ्तार हुआ, नीतीश कुमार जो कि चंदन का दोस्त है जिसके यहाँ पे इन्होंने स्कूटी रखा हुआ था, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसमें एक अभियुक्त बचा हुआ है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसका भी सफल उद्भेदन किया गया है पूरी टीम से। सर, एक साथ 21 सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, क्या कुछ है? ये क्योंकि हम लोगों को जो एक रिव्यू किए थे हम लोग पुलिस लाइन का कि जो अनुशासनिक कार्रवाई के कितने इश्यूज़ हमारे यहाँ पे लंबित हैं, तो पता चला कि बहुत ही ये सिपाही थे जो करप्शन के मामलों में इन्वॉल्व थे, या शराबबंदी के जिन्होंने शपथ ली थी उसकी जो शपथ की अवहेलना की इन लोगों ने, या फिर दारू पीते पकड़े गए, या फिर दारू के कारोबार में संलिप्तता पाई गई। और बहुत से ऐसे सिपाही थे 5-5 सालों से लगातार अनुपस्थित थे। लेकिन एक सरकारी सेवकों को एक जो प्रोटेक्शन होती है कि जब तक कि विभागीय कार्रवाई कंप्लीट नहीं होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोगों ने समीक्षा की तो पता चला कि लोग अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के उपस्थित नहीं हो रहे हैं विभागीय कार्रवाई उसकी संचालन में, ताकि ये लोग जितना टाइम निकल जाए रिटायरमेंट के बाद, फिर उसके बाद हो नहीं पाता है, तो उसी तरह से टाइम काट रहे हैं। उसी में फिर हम लोगों ने इन सभी ऐसे सिपाहियों की सूची बनाई। लगातार 4 दिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स विभागीय कार्रवाई को मास कंडक्ट रखा। सभी को नोटिस दिया गया कि अगर आप लोग नहीं उपस्थित होकर बचाव नहीं देंगे तो हम लोग एक्सपार्टी ऑर्डर निकालेंगे। सभी का पीछे लग के बचाव प्राप्त किया गया, तो किसी का कोई बचाव तो था नहीं क्योंकि सब अभिलेखीय आधार पर आरोप संतुष्ट हो रहे थे। उसी में ही टोटल 21 सिपाहियों को सेवा से हटाया गया है, जिनमें से 5 दारू के मामलों में संलिप्त थे, 2 आपराधिक कांडों में आरोप पत्रित हुए हैं, संगीन आरोप पत्रित कांडों में आरोप पत्रित हुए हैं, और 3 करप्शन के केसेस में थे, और 10 ऐसे सिपाही थे जो कि लगभग 5 या 6 बरस लगातार था। बेसिकली उनको वेतन उनका ऑलरेडी निर्धारित था क्योंकि वो लोग ड्यूटी की रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, और डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही है, लेकिन वो डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग भी नहीं आ रहे थे, ताकि वो होता है बात है कि हाईकोर्ट चले जाएंगे, अपना कोई डॉक्यूमेंट बना लेंगे, मेडिकल और बचाव नहीं देंगे, उसके बाद काम भी नहीं करेंगे, हाईकोर्ट की बात है। और वो बज रहा है वहाँ जो है वो बज रहा है। सर, उनमें कईयों से नौकरी भी दी गई है। नौकरी की है, और वो भी विभागीय नियमावली के विरुद्ध। यदि आप एक सरकारी सेवा में तो बिना वहाँ से त्याग पत्र दिए आप कभी भी दूसरी सरकारी सेवा में नहीं जा सकते। वेतन उसका रुका हुआ था। वेतन रुका हुआ था, और सेकेंडली कि जो उस विभाग को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं
तो उनके ऊपर वहाँ पे भी अनुशासनिक कार्रवाई होगा, क्योंकि बिना त्याग पत्र दिए आप एक ही टाइम पे 2 सरकारी सेवा में नहीं जा सकते। इस तरीके का और कुछ कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल, तो समीक्षा कर रहे हैं। इस तरह के लगातार हम लोग जो विभागीय कार्रवाई प्रत्येक 15 दिनों पर समीक्षा करते हैं और हम लोग वो लाइन का पूरा एक ऑडिट कर रहे हैं, कैसे और कितने लोग हैं, और उनको हम लोग चिन्हित करा रहे हैं। बहुत से लोग जो बहुत देर से अनुपस्थित हैं, पुनः हम लोग अखबारों में एक नोटिस निकालेंगे, समाचार पत्रों में उनको वापस ड्यूटी में उपस्थित होने के लिए एक डेडलाइन देंगे। नहीं होंगे तो इसी तरह की आगे की अनुशासनिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। एक शव मिला था जिसका कि गला रेता हुआ था, आम के बगीचा में गला रेता हुआ था। इस व्यक्ति की पहचान पहले नहीं हो रही थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी जगह पर उसकी फ़ोटोज़ को फ्लैश किया तो इसके पहचान सूरज कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय नसीब लाल यादव, साकिर मिर्ज़ापुर नोहटा के नाम से हुई। इसके उपलक्ष्य में जो इसके घर वालों ने है 25/22 दारगंज थाना कांड अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज किया था। ये बिल्कुल अज्ञात ब्लाइंड केस था, लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो घटनास्थल के आसपास और इसका जो जब पहचान हुई तो आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो कहीं से क्लू मिला कि जो इसकी पत्नी है काजल देवी, उसका अपने ही भगना आकाश कुमार के साथ अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है, जिसका ये विरोध करता था, इसको पता चल गया था। इसी में ही जो इसकी अपनी पत्नी है काजल देवी, उसने आकाश कुमार और उसका एक दोस्त है अजीत, उसके साथ षड्यंत्र किया, इसको वहाँ पे बुलवाया, इसकी पत्नी ने ही इसको बुलवाया। वहाँ पे दोनों पहले ही जो धारदार हथियार के साथ वहाँ पे तैयार थे और इसको वहाँ पे जाके इसका गला रेत की और चाकू के साथ इसकी हत्या कर दी। इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं, काजल देवी जो कि इसकी पत्नी है, जो उसका लवर है आकाश कुमार और जो तीसरा जिसको ने सेट किया था अजीत कुमार को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस कांड में जो चाकू जो उपयोग हुआ उसका गला रेतने की, उसकी भी बरामदगी उनकी निशानदेही पे हो गई है। तो इस घटना का सफल उद्भेदन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उनके नेतृत्व में SIT बना था, SDPO फतवा और SHO दारगंज उनके द्वारा विदिन 24 आवर्स कर लिया गया है। एक लास्ट को बार बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियां हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई SP वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें SDPO दानापुर, SHO बिहटा, ये सभी लोग शामिल थे कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। उसी का हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको सर्विलांस पे लिया। और उसके बाद जब सर्विलांस पे लिया तो जब हम लोग संतुष्ट हो गए कि लोग पैसा लेते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, तो कल रेड करवाया गया। उसमें टोटल 4 होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो पकड़े गए हैं, एक थाना का ड्राइवर है वो पकड़ा गया है और एक चौकीदार पकड़ा गया है। ये और इनका जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने सीज़ किए, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत से लोग जिनसे इन लोगों का संपर्क था, गाड़ियों के नंबर आते थे, उनका हम लोगों को पता चला है। और इसमें टोटल 1,18,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, इनकी बैरकों से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 3 महीने का इनका बैंक अकाउंट निकाला था, 9.5 लाख रुपया का ट्रांजैक्शंस हम लोगों को मिल गया है। और एक जो चौकीदार है 18 लाख की ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी उसने परचेज़ की थी इसी पैसा से, उसका हम लोगों को चिन्हित हो गया और उसको हम लोग जब्त किए हैं और आगे का भी अनुसंधान जारी है। और इसमें और भी जो जिन लोगों से जो लाइनिंग हो रहा था, होटल वाले कुछ लोग हैं, इसमें 9 होटल्स वाले लोग हैं, कुछ बालू माफिया के भी लोग हैं। फिर हम लोगों ने मूवमेंट ट्रेस किया कि जो बालू खनन का क्षेत्र है ये लगातार रात को जाते थे, तो और जो भी लोग इसमें स्लिप्ट हो गए उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग आर्थिक अपराधिकारी का भी सहयोग दे रहे हैं कि जितना भी लोगों ने अपनी ये संपत्ति अर्जित की है उसका हम लोग एक ब्यौरा बना के और उसके बाद उसकी अधिहरण के लिए और PMLA में प्रस्ताव बनवा के उसको कन्फिस्केट हम लोग करवाएंगे। इसमें टोटल अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 होमगार्ड के सिपाही हैं जो कि वहाँ पर ट्रैफिक ड्यूटी में प्रतिनियुक्त थे और एक थाना का ड्राइवर है और एक चौकीदार राहुल कुमार अनुकंपा पे ही अपने पिताजी की डेथ हो गई थी, उसी की जगह पे ही नौकरी कर रहा था 17 से और लगातार इसमें सबसे ज़्यादा स्लिपता उसकी थी, सबसे ज़्यादा लाइनिंग का काम वही करता था। चालक सिपाही मुकेंद्र कुमार उसको गिरफ्तार किया गया है। गृह रक्षक गौतम कुमार, गृह रक्षक रविशंकर सिंह, गृह रक्षक धनंजय राम एवं गृह रक्षक उमेश कुमार भारती और इनके सभी मोबाइल्स को जब्त किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से पूरे मोबाइल का हम लोग सारा वो निकाल के फोटोकॉपी निकाल के व्हाट्सएप चैट जो भी सब है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक प्रयास है कि इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं लगातार कार्रवाई करें, एक मैसेज भी जाना चाहिए क्योंकि इस सरकार की प्राथमिकता है, इसमें सरकारी राजस्व की क्षति होती है। और इस अंक में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।